आप लोग इंजीनियर से नाराज कि ऐसी बातें कर रहे हैं, रेफरेंडम जैसी बातें कर रहे हैं। पीडीपी एनसी नाराज कि भाई बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान अलग नाराज हो रहा है इंजीनियर से। बीजेपी ने लोकसभा में उनको बेल नहीं दिलवाया, लेकिन राज्य के जब चुनाव हो रहे हैं तो उनको बेल से निकलवा लिया है बीजेपी ने। इस तरह के जब आप आरोप देखते हैं तो क्या स्टैंड है इस तरह के आरोपों पर? इसमें देखिए, बीजेपी का इसमें कुछ लेन देन नहीं है। पाकिस्तान से हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर वो पीओजेकी से अपने जो इलेजिटिमेट उनका कब्जा है, अगर वहाँ से वो सिक्योरिटी फोर्स अपने निकालते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं, इसमें देखिए, बीजेपी का इसमें कुछ लेन देन नहीं है। जो भी भारत का ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस को एक अथॉरिटी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मुझे ये कहने में कोई बाधा नहीं है कि मैं एक लेजिस्लेटर होने के नाते मैंने किसी भी जज साहब को कभी फ़ोन नहीं किया। कश्मीर में स्कूल कितने दिन बंद रहे, मैं 2023 और 24 का आपको रिकॉर्ड दे दूंगा। 2022 में 261 दिन कश्मीर में स्कूल चले हैं और 2023 में 262 दिन चले हैं। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। और आज के दौर में जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी रस्साकसी हो रही है, मतदान 3 चरणों में हो रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी भी कश्मीर के अंदर लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। कोशिश है कि बीजेपी ने जो 19 उम्मीदवार दिए, पहली बार कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि वैली में फूल खिल जाए। क्या प्लानिंग हो सकती है खासकर कश्मीर के अंदर बीजेपी के लिए? क्या बेहतर हो सकता है? इन सब बातों पर हम बात करेंगे। सुरेंद्र अंबरदार जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कश्मीर में एक बड़ा नाम बीजेपी का है, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है कश्मीर में खासकर बीजेपी के लिए, और कश्मीर की सियासत में बीजेपी के पास कितने मौके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही है कि ये जो चुनाव आप देख रहे हैं, ये पहले के मुकाबले कितना अलग चुनाव है, और इन चुनावों से इस बार बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सचमुच में एक अलग प्रकार का चुनाव है। इस चुनाव में आप एक चीज़ बहुत जो जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट है मेरा कि नोटिस कर रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही हैं उन सब का टारगेट बीजेपी है। आप देख लीजिए कि वो एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट या बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की सी टीम कहते हैं। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी का प्रभाव कितना बड़ा है। और विशेष रूप से इसके पीछे जो सत्य है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 5 साल में पोस्ट रिऑर्गेनाइजेशन में जितना प्रभावी काम किया है, जितने प्रोग्राम्स आए, और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो दिल्ली से प्रोग्राम आए उनकी एग्जीक्यूशन जो दरअसल पे खरे उतरे हैं, तो उसमें लोग इनके स्लोगन्स को रिजेक्ट करते हैं, फिर भी ये स्लोगन्स और इल्ज़ाम तराशी करते हैं। आप एक ट्वीट है एक पीडीपी के कैंडिडेट का, वहीद परहा साहब का एक ट्वीट है कि आप कश्मीर को आपने म्यूनिसिपलिटी के लेवल तक लाया है, और महबूबा जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो। आप देख लीजिए, एक ही पार्टी का एक लीडर कितना बड़ा स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दे रही है कि पाकिस्तान से बात करने की बात है, और उसी का एक दूसरा प्लेयर, उसी पार्टी का एक दूसरा कैंडिडेट ये कह रहा है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरा कि यहाँ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आर्टिकल 370, 35 की उस एजेंडा को लेकर काम कर रहे हैं, उसको वापस लाने की उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ एक तीसरा प्लेयर आया है इंजीनियर रशीद के नाम से, वो उसका कहना है कि ये इश्यूज ही नहीं है, कोई बड़ा इशू है। अब ये देख लीजिए कि कश्मीर का वोटर इस सारे प्रोसेस में कितना एक कन्फ्यूजन में है कि उनके पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जो पर्सपेक्टिव है वो पॉल्यूटेड पर्सपेक्टिव है।
इस पॉलिटिक पर्सपेक्टिव में आपने ये देखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल में जो एक प्रभाव अपना डाला है उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। सर लेकिन इस पर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चूंकि महबूबा मुफ्ती का जिक्र आ गया, पाकिस्तान का जिक्र आ गया, इंजीनियर राशिद का जिक्र आ गया, तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी पार्टी एनसी और पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। वहीं इंजीनियर राशिद जो हैं वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से बात क्यों करनी है, पहले तो रेफरेंडम कराओ। इस तरह के सवालों पर आपका क्या टेक है? अगर मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि कुछ एक दो जो धड़ा है वो कहता है कि पाकिस्तान से बात करने में बुराई क्या है। तो आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान से बात करने में क्या बुराई है, आप लोगों को कितनी क्यों आपत्ति है? नहीं, पाकिस्तान से हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर वो पीओजेकी से अपने जो उनके जो इलेजिटिमेट उनका कब्ज़ा है, अगर वहाँ से वो सिक्योरिटी फोर्स अपने निकालते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। और अभी जो पीओजेके को लेकर भारत का ऑफिशियल नैरेटिव है, तो यूनाइटेड नेशन में भी हमने ये बात रखी है कि वो अब वहाँ से विड्रॉल करे अपने फोर्सेस विड्रॉल करेंगे। वहाँ के लोग भी आज इच्छुक हैं कि वो भारत के साथ मिले, जम्मू कश्मीर के साथ मिले। तो बात करने का स्टेट का बिल्कुल बात करनी ही चाहिए, पर किस स्टेज पे बात करनी चाहिए और क्यों बात करनी चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस समय जो हमारा स्टैंड है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 साल से टेररिज्म सफ़र किया है। और अगर बात शुरू करेंगे तो पाकिस्तान तो स्टेट है ही नहीं, पाकिस्तान में बात भी करेंगे तो किससे बात करेंगे? जो बात करना चाहेगा तो हमने नवाज शरीफ साहब से, अटल जी ने बात शुरू की थी तो यहाँ से करगिल वार हो गया। तो इसलिए एक इनस्टेबल स्टेट के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर अगर बात अब होगी तो हमारे पैरामीटर्स पे होगी। और हमारा पैरामीटर बड़ा क्लियर है कि जिस दिन वो ये डिक्लेरेशन करते हैं कि हम अपने पीओजेके से गिलगित बाल्टिस्तान से अपने फोर्सेस को विड्रा करेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद बात होगी। तो ये रेफरेंडम की जो बात इंजीनियर कर रहे हैं उस पर क्या कहिएगा आप? मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। बेसिकली क्या है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस, दबे दबे इमोशंस हैं कश्मीर में। उन इमोशंस को कैपिटलाइज करने के लिए एक पासा फेंकने का ये तरीका है। बट दिस इज मिथ, बिल्कुल एब्सोल्युटली मिथ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अल्टीमेटली जो भी इलेक्शन लड़ेगा जीत के आएगा। असेंबली के हॉल में एक ही छत के नीचे सबको रहना है। और जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हो रहा है ये एक यूनियन टेरिटरी में हो रहा है। और इस यूनियन टेरिटरी में एक लेजिटिमेट जो आपका असेंबली मेंबर होगा उसको भी देखना होगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत उसकी अथॉरिटी कितनी है, क्या ये इश्यूज असेंबली में डिलिब्रेट होते हैं क्या। और जो इशू पार्लियामेंट में, जो भारत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, निर्णय का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, वहाँ जो चीज़ रिजॉल्व हुई है और उसमें आदरणीय प्रेसिडेंट साहब का जो ऑर्डर पास हुआ है, तो उसको जम्मू कश्मीर असेंबली में तो उन विषयों को डिलिब्रेट करने का कोई आधार नहीं। लेकिन मैं इसी बात पे, इंजीनियर की बात पे ही आपको एक और सवाल पूछूंगा। आप लोग इंजीनियर से नाराज कि ऐसी बातें कर रहे हैं, रेफरेंडम जैसी बातें कर रहे हैं? पीडीपी एनसी नाराज कि भाई बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान अलग नाराज हो रहा है इंजीनियर से। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक है जो भारत में भी एक वक्त रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकसभा में उनको बेल नहीं दिलवाया, लेकिन राज्य के जब चुनाव हो रहे हैं तो उनको बेल से निकलवा लिया है बीजेपी ने। इस तरह के जब आप आरोप देखते हैं तो क्या स्टैंड है इस तरह के आरोपों पर? नहीं, इसमें देखिए बीजेपी का इसमें कुछ लेन देन नहीं है। जो भी भारत का ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस को एक अथॉरिटी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मुझे ये कहने में कोई बाधा नहीं है कि मैं एक लेजिस्लेटर होने के नाते मैंने किसी भी जज साहब को कभी फ़ोन नहीं किया है और विशेष रूप से किसी केस के संदर्भ में कभी किया है। इतनी सतर्कता मैं एज ए लेजिस्लेटर में रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि
ये संवैधानिक नहीं है किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को किसी भी कारण से आप उसके साथ कोई कम्युनिकेशन बिल्ड करें। तो एनआईए कोर्ट भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपने आधार पर निर्णय करने हैं और बेल भी नहीं मिली है उसको। अंतरिम जमानत पर हैं वो, 2 अक्टूबर को उनको वापस आना है। तो ये मामला है कि वो एक इंटरिम बेल पे है। हाँ। तो ये भी मानकर चलते हैं कि इंटरिम बेल के बाद दोबारा एनआईए कोर्ट इस पे रिव्यू करेगा, फिर जो उनका निर्णय होगा किसके पक्ष में होगा किसके विरोध में हो, तो वो तो टोटली एक जुडिशरी को ही एक लीगल वे से मतलब आप ये साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, बीजेपी को नहीं कर नहीं, सकता। बीजेपी को लेना देना बीजेपी से है। हम लोग 19 कैंडिडेट्स यहाँ भी उठा रहे हैं और जम्मू में हमारा बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस होगा। तो सब कुछ मिलाकर तो एक मैं आज कहीं इंटरव्यू में गया था तो कोई एक अच्छे प्रोफेसर साहब मुझे मिले। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जो अभी राजनीतिक ये जो ड्रमिंग हो रही है उसमें उसने बहुत अच्छी बात की, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से की। तो उन्होंने कहा कि ये सब बंदर एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारी लाल है। अच्छा। तो विषय ये है कि लाल तो सबकी है पर एक दूसरे को कहते हैं कि ये, तो देखा जाए तो नज़दीक से ये सब जो प्रधानमंत्री जी का ऑरा है, जो भारतीय जनता पार्टी का इम्पैक्ट है और जो काम हुए हैं, 85 लाख पीपल आर बेनिफिशरीज ऑफ गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड जम्मू कश्मीर में। अच्छा। 294 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो एम्पेनल्ड हैं। यहाँ जो किसानों को जो एक असिस्टेंस मिलती है उसमें आप कभी जाकर आम गांव के किसान को एक उस पर रिस्पॉन्स ले लीजिए। अच्छा। यहाँ आप थोड़ी देर जहाँ मैं रहता हूँ इसके पास में एक पोलो व्यू स्पॉट है। 2016 और 2010 में ये पैलेटों से यहाँ का युवा रक्तपात होता था। आज पोलो व्यू में आप देखेंगे शाम को म्यूजिकल कंसर्ट्स अपने आप हो जाते हैं। अच्छा। इस परिवर्तन को शायद यहाँ के स्थानीय राजनीतिक लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट, ये सारा क्रेडिट तो प्रधानमंत्री जी को जाता है कि इस बदलाव और ऑफ द ट्रैक मुझे किसी ने कहा कि यहाँ अगर जम्मू कश्मीर में आज भी एक साइलेंट हिडन वोट दिया जाए तो लोग वोटिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब सरकार का प्रभाव इतना अच्छा है। ये पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का जो बिगुल है बहुत ज़ोरों शोरों से बजा है और यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की व्यवस्था बन गई है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि इनको लग रहा है अगर ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका हाल वही हो जाएगा जब इन्होंने पंचायत इलेक्शंस में बाइकआउट किया था तो इनके हाथ कुछ नहीं लगा था। और तब हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ एक प्राइमरी फेज में ही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के और समाज में जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो भारत से प्यार प्रेम करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ पंचायत इलेक्शंस का भी जो काम था, परफॉर्मेंस था। तो आपकी बातों से अगर मैं समझूं तो ये कहूं कि आप कह रहे हैं कि आप लोग जम्मू कश्मीर के जब चुनावी नतीजे आएंगे तो आप लोग सरप्राइज करेंगे लोगों को? नहीं, मैं तो ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। अच्छा। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आपके बगैर? हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होगी हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। तो इंजीनियर राशिद अगर कुछ निकाल लाते हैं, इंजीनियर अपने पास सीटें नहीं लेंगे समर्थन आप लोग? देखिए क्या है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो जब वो आंकड़ा आएगा तो उस आधार पे जो अरिथमेटिक बनेगी तो वो अभी कहना डिफिकल्ट है। अभी नहीं, तो मतलब मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर राशिद को कैसे देखते हैं आप लोग? बीजेपी के लिए वो राजनीतिक तौर पर अछूत हैं या उनको भी आप लोग स्वीकार सकते हैं? अभी तो ये कह सकते हैं कि हम आइडियोलॉजिकली हमारी वेरिएशन है। हम बिल्कुल इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो नैरेटिव वो चला रहे हैं वो उस नैरेटिव को शायद आम जन भी आज बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक है।
तो इसलिए ये कहना कि किसके साथ समीकरण क्या बनेंगे, पर यह है कि एक अर्थमेटिक जो हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ऐसा होगा तो या सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा तो सर मुझे ये बताएं आप कि आप लोगों पर ये भी बड़ा आरोप लगा कि आप लोग इतना हिंदू हिंदू करते हैं पूरे देश में, और जब टारगेट्स किलिंग हुए तो कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया, हिंदू मारे गए वैली के अंदर अभी जो बीते कुछ सालों में टारगेट किलिंग्स हुए। तो उस पैमाने पर तो आप लोग विफल साबित हुए हैं, उसमें नाकामी मानते हैं, या क्या करना चाहिए बेहतर ऐसा कि ये आगे ना हो पाए? नहीं, देखिए, मैं बताऊं कि जो कश्मीर के माइक्रो लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हैं, जो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कश्मीर में कोई कानून नहीं चलता था। कश्मीर 2019 तक, हालांकि 2014-15 से लेकर 19 तक भारतीय जनता पार्टी भी 3 साल एलायंस सरकार जी। में रही है, हाँ। पर हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही कि जब वो जो सिस्टम था, जो जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस का मॉड्यूल था, वो गवर्नेंस मॉड्यूल वैसा ही चल रहा था कि डेमोक्रेसी में 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ। आप एक डेमोक्रेसी में एक तो एक वर्क कल्चर होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये उस दौर में भी नहीं थी, ठीक है। और वो एक कारण था कि हमने विड्रॉ किया। तो विषय ये है कि जम्मू कश्मीर में जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति यहाँ कश्मीर में जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, जो एक अच्छी तादाद में है, उनको भी होस्टेज रखा गया था। तो इसलिए जो एक सिविलाइजेशन यहाँ से निकली है, एक एंटायर सिविलाइजेशन का हाँ। एक्सोडस हुआ है, तो उनको कश्मीर में वैसे बसाना कि उनको दोबारा यहाँ से कष्ट भुगतना पड़े, शायद ये प्रधानमंत्री जी का मन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है, हमारी सरकार ने ये तय किया है, एक परिस्थिति जो सुधरेगी, तो क्योंकि सिर्फ एक प्लान बनाने की बात नहीं है, सचमुच में उस प्लान को ग्राउंड में उतारने की बात है। तो उस उतारने के लिए जो पहली बात थी कि एक माहौल वैसा बने, और उसमें एक बहुत हिस्टोरिक बात जो हुई है कि आर्टिकल 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस थे, वो अब ओमिट हो गए हैं। अच्छा। एक 35A का एक जो बोगस क्लास था, वो भी हट गया है। यहाँ टेररिस्ट्स और सेपरेटिस्ट की रिट चल रही थी। यहाँ कानून व्यवस्था सेपरेटिस्ट के कहने से कैलेंडर चलता था, समाज उनके कहने से चलता था। उसी परिस्थिति से तो मजबूरन कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से निकाला गया। तो उसी परिस्थिति में उनको वापस लाना है, ऐसा शायद ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक सिविलाइजेशन को यहाँ से निकाला गया है, तो एक परिस्थिति ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी कि एक सिविलाइजेशन यहाँ वापस आए। वो सिविलाइजेशन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी राजनीति को सस्टेन करे। तो जब तक न वो एक स्थिति आती है, और उसमें भी अगर आप इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें बिल्कुल एक कॉलम में लिखा है कि एक टिकलाल टपलू जी के नाम से एक वापसी का एक बहुत स्कीम लेकर आएंगे। तो ये बहुत एक इंडिकेटर है इस बात की कि अभी सरकार इस विषय को लेकर गंभीरता से चिंतन कर रही है। ठीक है। तो आपने राजनीतिक हालात पर बात कर लिए, आपसे हमने चुनाव पर बात कर लिया, पीओके को लेकर हमने बात कर लिया। एक आखिरी सवाल है बस मेरा आपके लिए। जो लोग आज भी कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर आज़ादी की बात करते हैं, या वो ये बात करते हैं कि 370 की वापसी चाहिए, 35 की वापसी चाहिए, क्योंकि वो उनका हक है, उनसे वादा किया गया था, उनसे धोखा किया गया है, इन सब विषयों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एक्सेशन हुआ है, जिस तरह से भारत के अन्य प्रांतों ने भारत में जो एक्सेशन पेपर पे साइन किया है,
वैसे ही जम्मू कश्मीर ने भी हैज़ एक्सेडेड टू इंडिया अनकंडीशनली। अब भ्रम फैलाए गए और भ्रम राजनीतिक लोगों ने फैलाए। एक कमी रही कि जो अननेसेसरीली उस समय एक आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में एक पैरा रखा गया, बट वो एक टेम्परेरी पैरा था और उसी के आधार पे उसका रिमूवल भी हुआ। दूसरा पक्ष आप देख लीजिए कि जो पाकिस्तान एज ए स्टेट, आईएसए एज ए स्टेट, मिडल ईस्ट में ये जो रशियन जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के समय में एक K2K का जो प्लान था उसका रेजिड्यू अभी है कश्मीर में। हम ये नहीं मानते हैं कि वो रेजिड्यू ख़त्म हो गया है। तो उस एलिमेंट को आगे डेफिनेटली एक लेजिटिमेट तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो भारत के लिए जो भी अभी भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को मैं समझता हूँ कि एक 5 साल में वो सारे सम अप हो जाएंगे और 5 साल के बाद आपको दिखेगा। क्योंकि फिर आप ये देख लीजिए कि आप 89 से 1989 से 2019 तक हमारे पास जो एक आंकड़ा है कि 15,000 सिविलियंस मारे गए थे और 15,000 सिविलियंस में जो 95% सिविलियंस हैं वो टेररिस्ट से मारे। और ये इस नैरेटिव को कहीं किसी भी बात भी नहीं हुई है। अब 2019 से लेकर 2024 तक आप आंकड़ा पता कर लीजिए। सो इस फिनोमिनल चेंज को कहीं एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है कि मोदी जी के कारण जो एक परिवर्तन हुआ है कि जो ह्यूमन लॉस, कॉमन ह्यूमन, और वो भी टेररिस्ट ने अगर 1,000 कश्मीरी हिंदू को मारा है, तो जब हम 15,000 की बात कहते हैं तो 14,000 कश्मीरी मुस्लिम्स को मारा है। अगर इसको अलग से इस केस को आप देखेंगे तो ये एक शायद दुनिया का एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। 2019 तक कश्मीर 2,931 दिन बंद रहा। 8 साल से ज़्यादा बंद रहा। कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है कश्मीर को। तो 2019 के बाद आप मुझे बता दीजिए कि कितने दिन बंद रहा कश्मीर। कश्मीर में स्कूल कितने दिन बंद रहे, मैं 2023 और 24 का आपको रिकॉर्ड दे दूंगा। 2022 में 261 दिन कश्मीर में स्कूल चले हैं और 2023 में 262 दिन चले हैं। रिकॉर्ड है कि शायद पिछले 35 साल में इतना स्कूल डेज का जो फुल टाइम स्कूल चला रहा है। आप किसी भी फील्ड में किसी भी एस्पेक्ट को लेकर देख लीजिए कि एक जो परफॉर्मेंस है, एक जो बदलाव है और उसका इम्पैक्ट है, वो सिग्निफिकेंट है, विजिबल है। तो मैं तो समझता हूँ कि हम सबको जो भी शांति में विश्वास रखते हैं, जो भी प्रगति में विश्वास रखते हैं, यहाँ बड़े सारे लोग जो अंधेरे के पुजारी हैं, उनको बताना चाहिए कि हम तो सूर्य के पुजारी, हम तो रोशनी के पुजारी हैं, हम तो नूर के पुजारी हैं। इसलिए जो नूर के पुजारी हैं तो वो हारेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था कि हमने कश्मीर के लोगों को गले लगाना है और कल प्रधानमंत्री जी श्रीनगर आ रहे हैं, उस संदेश को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का दर्शन भी और मार्गदर्शन भी कल हम सबको मिलेगा। ठीक है। तो सुना आपने सुरेंद्र अंबरदार जी को, जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से 19 के बाद से लगातार बीजेपी काम करती आ रही है और साफ तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा है कि कश्मीर में जो भी हुक्मरान पाकिस्तान से बात करने की पैरवी करते हैं तो बात तो बीजेपी भी कर सकती है, लेकिन शर्त यही है कि पीओके खाली करके बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा उनका एक जो अहम बात है इस चुनाव को लेकर वो ये
कि उनका दावा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के बिना जम्मू कश्मीर में अब कोई सरकार बन भी नहीं सकती है। तो देखते हैं 8 तारीख को जो चुनावी नतीजे आएंगे उसका इनके दावों से कितना वो मेल खाएगा और कश्मीर की सियासत किस तरह से बदलती है इसका भी हमें इंतज़ार होगा। और बीजेपी के दावों पर जनता को कितना यकीन है ये तो नतीजों में हमें देखने को मिलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही।